हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसमें मैंने बताया है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण ही क्यों बोलते हैं, ये मैंने बताया था आपको। प्रकाश संश्लेषण में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मैंने बताया था आपको। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है ये मैंने बताया था आपको। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट को भी मैंने बताया था। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो एग्जाम से पूछ दिए जाते हैं, तो उसको भी मैंने बताया था आपको। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताऊँगा आपको कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने वीडियो पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप इसको देखेंगे ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों, वो प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? तो 2 चरण में होता है। एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। जो लाइट रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। उस सभी रिएक्शनों को जो है ना, आपको जितने भी रिएक्शंस होते हैं इसमें सबको लाइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होता है? लाइट की आवश्यकता होती है। इसकी जब तक उपस्थिति नहीं होती है ये रिएक्शंस बढ़ता ही नहीं आगे, ये होता ही नहीं है। लेकिन डार्क रिएक्शन जो है इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो लाइट रिएक्शन में जो बनता है उसी का इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन में रिएक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन में लाइट में नहीं हो सकता है, लाइट की उपस्थिति में हो सकता है, लेकिन इसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ता रिएक्शन को। ठीक है ना, इसको किसका ज़रूरत पड़ता है? तो आप देखेंगे आगे चल के कि लाइट रिएक्शन में जो बनता है यौगिक, वो 2 यौगिक बनता है, उसी का इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन होता है। और जब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो जाता है तो क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है, जो कि पौधा का फाइनल प्रोडक्ट है। जो पौधा जो खाना बनाता है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? आपका ग्लूकोज है। ठीक है ना, ग्लूकोज है। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब आता है सवाल कि सर लाइट रिएक्शन पौधे के किस भाग में होता है? तो दोस्तों, जो पौधा होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही एक ग्रेना पार्ट होता है, ग्रेना वाला पार्ट होता है। उसी ग्रेना वाले पार्ट में क्या होता है? आपका लाइट रिएक्शन होता है। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना पार्ट में होता है, स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या क्लोरोफिल में होता है? तो आपका आंसर क्या होगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो ग्रेना वाले पार्ट में होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है? ये तो समझ में आ गया कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना वाले पार्ट में होता है। अब क्या होता है कि लाइट रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत होता है, तो ये जो लाइट जो है एब्जॉर्ब कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहला रिएक्शन हमारा है वो क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है उसी लाइट की अवेलेबिलिटी से, उसी उपस्थिति में, है ना। वाटर को क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या बनता है? NADPH बनता है। उसके बाद क्या बनता है? NADPH बनता है। एक यौगिक है जो आगे देखेंगे हम लोग। और दूसरा क्या होता है? अब दूसरा जो आपका रिएक्शन होता है वो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इससे क्या बनता है? ATP बनता है। इससे क्या बनता है? ATP। तो यही ATP और NADP का उपयोग करके हमारा डार्क रिएक्शन जो रिएक्शन होता है वो आगे रिएक्शन होता है, ATP और NADP का इस्तेमाल करके। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखते हैं कि डार्क रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो डार्क रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है? कार्बन को फिक्स किया जाता है। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद होता है रिडक्शन। इसके बाद क्या होता है? रिडक्शन होता है। और इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद आपको होता है रीजेनरेशन। तो इस तरह से 3 रिएक्शंस यहाँ भी होते हैं और 3 रिएक्शंस यहाँ भी होते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी होते हैं। तो इस तरह से पूरा रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका ग्लूकोज बन के तैयार हो जाता है। चलिए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक अपना ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो फिर आपको ना समझ में नहीं आएगा अच्छा से। तो फिर जब समझ में नहीं आएगा तो मेरा पर्पस ही फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इमेज। ये देखिए आपका इमेज सामने आ गया है। ऐसे इस इमेज को हमने आपको पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है ना, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए एक पत्ता लिया, उस पत्ते को कुछ टुकड़ा
टुकड़ा को तोड़ लिया उस पत्ते का, और उसको फिर हम लोगों ने कहाँ रखा है, एक माइक्रोस्कोप में रखा। जब माइक्रोस्कोप पे रखा उसको तो कुछ इस टाइप के आपको लेयर में दिखा। हो जो पहला जो लेयर है वो एपिडर्मल सेल से बना होता है। ये जो बीच का लेयर आपको देख रहे हैं इसको मेसोफिल सेल से बना होता है। किससे होता है? मेसोफिल सेल से ये बना होता है, ठीक है ना। और फिर ये नीचे का जो लेयर होता है ये भी एपिडर्मल सेल से बना होता है। तो जो मेसोफिल सेल है ना, इसी जैसे ये जो देख रहे हैं ना स्क्वायर टाइप का, ये मेसोफिल सेल है। इसको जब हम लोग जूम किए माइक्रोस्कोप पे और तो कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये डॉट डॉट टाइप का आप देख रहे हैं, ये सब डॉट डॉट टाइप का आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट है। इसका क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट है। यही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एक क्लोरोप्लास्ट को जब हम लोग और जूम करते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट को जब जूम किया हम लोगों ने, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा गया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखा गया। इसमें आपको अंदर जो देखा गया ये क्वाइन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखा गया। इस क्वाइन को क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। इसी थैलाकॉइड के जब समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। इस थैलाकॉइड के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। तो ये एक ग्रेनम हो गया, क्योंकि थैलाकॉइड का एक समूह हुआ तो इसको एक ग्रेनम बन गई। ये 2 ग्रेनम हो गया और ये 3 ग्रेनम हो गया। तो 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम, इन ग्रेनम के समूह को क्या फिर बोल दिए? इस ग्रेनम के समूह को फिर क्या बोल दिया हम लोगों ने? इसको ग्रेना बोल दिए। इसी ग्रेना में आपका लाइट रिएक्शन होता है दोस्तों। क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो खाली पार्ट आप देख रहे हैं ना, खाली पार्ट, इस वाले पार्ट में क्या होता है? आपका डार्क रिएक्शन होता है। और इसी खाली वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना वाले पार्ट में होता है, डार्क रिएक्शन आपके स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये थैलाकॉइड पे आते हैं। तो जो क्वाइन टाइप के स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोल दिए। इसी थैलाकॉइड पे पिगमेंट्स होते हैं, है ना। 4 प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। उस जो क्लोरोफिल ए है उसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसी में आपका अनआयोनाइज्ड मैग्नीशियम होता है। ये क्या करता है? जैसे ही क्लोरोप्लास्ट जो है, ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कहाँ आता है? ये आता है आपको मैग्नीशियम पे जैसे ही आता है। तो मैग्नीशियम पे जैसे ही आता है तो ये क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। जैसे ये एनर्जी रिलीज होता है तो क्या होता है कि जो आगे का जो हमारा रिएक्शन है, उस रिएक्शन में यही एनर्जी काम आता है। पहले इसको रब कर लेते तो फिर आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो एनर्जी निकला था, जो एनर्जी अभी निकला था, वही एनर्जी क्या करता है? आपको क्या करता है? ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये जल है आपका, ये जल है, H2O है। अब ये जो एनर्जी इस पे पड़ा, जब एनर्जी पड़ा इस पे, है ना, जो आपको क्लोरोप्लास्ट से निकला था, है ना, मैग्नीशियम आयन जो एक्साइटेड होता है उससे जो एनर्जी निकलता है, ये क्या करता है? ये जल को तोड़ देता है। किस में तोड़ता है? तो 4 आपको हाइड्रोजन आयन में तोड़ता है और 4 हाइड्रोक्सिल आयन में तोड़ देता है इसको। अब ये फिर से जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसका फिर से रिएक्शन होता है और क्या बनाता है? 2 हाइड्रोजन अणु बनाता है और 1 ऑक्सीजन का अणु बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कर देता है। आप देखिए होंगे, हम लोगों ने जो पहला वीडियो देखा था उसमें बताया था कि CO2 प्लस में H2O का जब रिएक्शन होता है लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की मदद से, तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस में O2 बनता है, जो बाई प्रोडक्ट में बनता है। तो ये जो ऑक्सीजन है उसका जो उत्सर्जन है वो कहाँ से होता है? जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है ना, तभी ये ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये आपका जल का 2 अणु और ये ऑक्सीजन का 1 अणु, ये क्या होता है? आपको जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो ये निकल जाता है और ये बच गया आपका 4 हाइड्रोजन आयन बच गया और 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, जो कि आगे के रिएक्शन में ये मदद करता है, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट बनता है, तो वो किस प्रोसेस से बनता है, किस रिएक्शन से बनता है? तो वो फोटोलाइसिस ऑफ जब वाटर होता है तो क्या होता है? आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। कहाँ से? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से बनता है, ठीक है दोस्तों। अब बच के यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन बच गया और 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब क्या होता है
कि जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट में एक जो है कंपाउंड होता है NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है कि ये एक यौगिक है जो क्या है, हाइड्रोजन ग्राही है, इसको हाइड्रोजन बहुत पसंद है, इसको क्या है, हाइड्रोजन बहुत पसंद है, इसको क्या है, हाइड्रोजन बहुत पसंद है, हाइड्रोजन इसको बहुत पसंद है। तो यही जो हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये हाइड्रोजन था और 4 इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या होता है NADP के साथ में मर्ज होके क्या बनाता है, 2 NADPH बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH ये बन जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आपका डार्क वाले रिएक्शन में होता है, ये डार्क रिएक्शन में इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लिए कि NADPH का बन गया। अब आते हैं हम अपने फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो नेक्स्ट आपका रिएक्शन है वो क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका नाम जितना बड़ा है उतना बड़ा काम नहीं है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में एक और यौगिक होता है, जिसका नाम है ADP, जिसका क्या नाम है, ADP है ना, क्या नाम है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही लाइट पड़ता है और आपका क्या होता है, फॉस्फेट आयन वहाँ पे होता है। तो जैसे ही लाइट का प्रेजेंस होता है तो क्या होता है कि ADP फॉस्फेट आयन से रिएक्ट करके 3 ATP में कन्वर्ट कर लेता है, 3 ATP बना लेता है। यहाँ पे डाइफॉस्फेट था, यहाँ पे डाई मतलब 2 फॉस्फेट था और एक A फॉस्फेट है, एक A फॉस्फेट और ये 2 A फॉस्फेट है। तो मिलके क्या हुआ, 3 फॉस्फेट का निर्माण हो गया, ट्राईफॉस्फेट हो गया, ठीक है ना, ट्राईफॉस्फेट। ये तीन वो ट्राईफॉस्फेट बनता है। ATP जो है 3 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाता है, 3 ATP। तो याद रखिएगा 2 जो है NADPH बना था और 3 ATP बनता है। ये 2 यौगिक बनता है, इसमें आपको लाइट रिएक्शन में बनता है, किसमें बनता है, लाइट रिएक्शन में बनता है, ठीक है ना, ये लाइट रिएक्शन होता है। यही 2 जो यौगिक बना है इसको इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन का जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने डार्क रिएक्शन पे। तो जो लाइट रिएक्शन से जितने भी रिएक्शन हुए ये किसके प्रेजेंस में हुए, तो लाइट के रिएक्शन में हुए, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा गया। अब जो इसमें जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो 2 चीज़ हुआ, NADPH और ATP, 2 मॉलिक्यूल। याद रखिएगा 2 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि लाइट रिएक्शन में कितने ATP का निर्माण होता है, तो 3 ATP का निर्माण होता है। कितने, 3 ATP का निर्माण होता है। और लाइट रिएक्शन में कितने NADPH का निर्माण होता है, तो 2 NADPH का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। यही लाइट रिएक्शन में जो बना है वो आपको डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए हम लोग आप आते हैं डार्क रिएक्शन पे। देखिए डार्क रिएक्शन में जो पहला काम होता है वो होता है कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ CO2, कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ CO2। RUBP एक कंपाउंड होता है, एक क्या है, कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अच्छा सर ठीक है, कंपाउंड है। तो इसका क्या काम है, ये जो है ना ये CO2 को बहुत प्यार करता है, ये CO2 को बहुत प्यार, जहाँ भी इसको CO2 दिखता है ये एक्सेप्ट कर लेता है। ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके है ना। और एक रूबिस्को एंजाइम जो कि धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम माना जाता है, रूबिस्को एंजाइम, इसके प्रेजेंस में क्या करता है, RUBP जो है CO2 को फिक्स कर देता है और क्या बना देता है, आपका 2PGA बना देता है, 2PGA बना देता है, ठीक है ना। ये 3 कार्बन कंपाउंड इसको बोलते हैं, इसको जो PGA जो है ना इसको 3 कार्बन कंपाउंड बोला जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड। ये मैं क्यों बताया हूँ आगे आपको पता चल जाएगा, अभी तक अब बस इतना है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बन जाता है ना। जब RUBP CO2 को फिक्स करता है किसके प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बन जाता है, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बन जाता है, ठीक है। अब यही PGA जो है इसका जब रिडक्शन होता है, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए 3C लिखा हुआ। जो PGA है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। आगे कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA का रिडक्शन जब होता है तो उसमें 2 ATP की जरूरत होता है, 2 ATP खर्च होता है और 2 NADPH है, जो कि कहाँ बना था, आपको लाइट रिएक्शन में बना था। कहाँ बना था, लाइट रिएक्शन में बना था। तो 2 ATP का खर्च हो जाता है और 2 NADPH का खर्च हो जाता है। तो कितना ATP बना था, 3 बना था, तो 2 यहाँ खर्चा हो गया, एक और बच रहा है जो IL रिएक्शन में खर्च हो जाएगा। कितना NADPH बना था, 2 बना था, तो 2 यहीं पर खर्च हो जाता है, ठीक है ना।
तो ये खर्च हो जाता है। ये खर्च होने के बाद में क्या होता है, 2 ADP फिर से बन जाता है और 2 NADPH फिर से बन जाता है। तो इस तरह से ADP और NADP की कभी कमी नहीं होती है। इस रिएक्शन में जो है ADP और NADP की कभी कमी नहीं होती है। इस तरह से साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना, बनता है फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर से बनता है, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ATP का खर्चा हुआ, 2 NADPH का खर्चा हुआ, इसका जब PGA का जब रिडक्शन हुआ तो क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL बन गया, ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बन गया। यही जो PGL है यही एक है अस्थाई यौगिक है। ये क्या है, जो ये कितना अभी तक जो भी रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन में सबसे जो अस्थाई यौगिक है वो क्या है, PGL है। इसी की मदद से क्या होता है, आपको सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज बनता है। यही PGL जो है ग्लूकोज बनाने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब उसके बाद आपका कार्बोक्सिलेशन देख लिए, रिडक्शन देख लिए, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। जो डार्क रिएक्शन का जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP जो क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लवर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लवर है ना। अब ये तो खर्चा हो गया था, ये तो खर्च हो गया था, है ना, खर्च हो गया था। खर्च होकर क्या बना था, 2 PGL बना था, किसको 2 PGA बना था, 2 PGA बना था, किसकी उपस्थिति में, तो रूबिस्को किसको जोड़ा, रूबिस्को जो है किसको जोड़ा, तो RUBP को CO2 से जोड़ दिया। तो रूबिस्को एंजाइम किसको जोड़ा, तो RUBP को CO2 से जोड़ दिया और क्या बनाया, तो PGA बनाया, ठीक है ना। अब ये रूबिस्को तो खर्चा हो गया, अब ये रूबिस्को को फिर से रीजनरेट किया जाता है PGL के माध्यम से। जो कुछ PGL तो आपका क्या होता है, ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, और कुछ PGA जो है आपका फिर से रूबिस्को बनाने में इस्तेमाल होता है। ये 2 PGL है, इसका क्या होता है, जो 1 ATP बच गया था, 3 ATP बना था ना, तो जिसमें से 2 ATP तो खर्च हो चुका है अभी तक, है ना, किसमें, आपका रिडक्शन में। तो 1 ATP बच गया है, तो ये 1 ATP का इस्तेमाल करके PGL को कन्वर्ट कर दिया जाता है RUBP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा साइकिल कंप्लीट होता है। RUBP से शुरू होता है साइकिल, डार्क रिएक्शन RUBP से शुरू होता है और RUBP पे जाके ख़त्म हो जाता है, RUBP पे ख़त्म होता है। इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इसको जो डार्क रिएक्शन है इसको C3 साइकिल्स के भी नाम से जाना जाता है, C3 साइकिल से भी नाम से, C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इस 3C साइकिल के भी नाम से जाना जाता है, C3 साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। क्यों C3, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मैंने देखा था ना कि जो PGA बना था वो बताया था कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 बोल दिया गया। और साइकिल जब रूबिस्को से स्टार्ट हुआ, रूबिस्को से स्टार्ट हुआ, रूबिस्को पे जाके खत्म हो गया, तो ये साइकिल हो गया। इसलिए C3 साइकिल भी डार्क रिएक्शन को बोलते हैं C3। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रिएक्शन को, है ना, C3 साइकिल बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप देखिए, इस तरह से देखिए यहाँ से रूबिस्को से स्टार्ट हुआ था, है ना, सॉरी RUBP से स्टार्ट हुआ था। रूबिस्को एंजाइम जो है इस्तेमाल होके क्या बना था आपका कार्बोक्सिलेशन हुआ था और बन गया था आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बना था। और PGA का रिडक्शन होता है, PGA का क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसमें 2 ATP खर्चा होता है और 2 NADPH का खर्चा होता है, और फिर क्या बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL बन जाता है। और PGL का कुछ हिस्सा जो है आपका ग्लूकोज बनने में इस्तेमाल हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है आपका फिर से रीजनरेशन इसका होता है, RUBP का रीजनरेशन में करवाने में हो जाता है। और जब रीजनरेशन होता है PGL का RUBP का, तो उसमें 1 ATP का खर्चा हो जाता है, 1 ATP का खर्चा हो जाता है, और फिर ATP का खर्चा हो जाता है तो फिर से ADP बन जाता है। इस तरह से कभी ADP और NADP का कभी कमी नहीं होता है हमारे रिएक्शंस में, ठीक है, और फिर से RUBP बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से क्या हुआ कि CO2 का एक ही मॉलिक्यूल्स अभी CO2 का एक ही मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, इस्तेमाल किया गया है, अभी एक ही मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल। जो RUBP जो है, RUBP क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लवर है, तो इसको एक ही मॉलिक्यूल अभी ये ऑब्जॉर्व किया है, इसको क्या ऑब्जॉर्व किया, अवशोषित किया है ना, ऐसा नहीं कि। लेकिन क्या होता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6 होता है, H12O6, तो 6 कार्बन चाहिए इसको, अभी तो एक ही कार्बन ये लिया है। इस तरह से ये जो साइकिल है ये 6 बार होगा, जब ये 6 बार होगा तो C6 बनेगा,
तब ये C6 होता है। ये साइकिल कितने बार होता है? 6 बार होता है, तब जाके आपका क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है, C6H12 बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो अब जब एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है, जब ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो कितना ATP खर्च हो रहा है? 3 ATP खर्च हो रहा है। 3 ATP खर्च हो रहा है, ठीक है। और 2 क्या हो रहा है? NADPH खर्च हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस तरह से 6 साइकिल कंप्लीट होगा, तो 6 साइकिल मतलब तो 36 18 ATP खर्च होगा, 18 ATP खर्च होगा, और 6 दूना 12 NADPH का खर्च होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूरा ग्लूकोज बनाने में कितने ATP का खर्च होता है? तो 18 ATP का खर्च होता है सर, ATP का खर्च होता है, और 12 NADPH का खर्च होता है। तब जाके आपका क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है दोस्तों, ठीक है ना। शर्करा बनता है, शर्करा बनता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा है ना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा, कुछ डाउट रह गया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगला जो वीडियो आने वाला है इससे रिलेटेड जितने भी MCQ होंगे वो सारे MCQ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।